मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। 8,000 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, सरकार का लक्ष्य देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे करतार सिंह भड़ाना भाजपा में शामिल। हरिद्वार में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कराई ज्वाइनिंग। भाजपा प्रत्याशी के रूप में मंगलौर उपचुनाव में लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह से मुलाकात। आगामी चुनाव को लेकर हुई दोनों के बीच चर्चा। टिहरी से चुनाव लड़ने पर भी हुई चर्चा। चटक धूप खिलने के बाद मैदानी इलाकों में बढ़ेगा तापमान। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की हो सकती है बढ़ोतरी। मंगलवार से 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियों पर हल्की बर्फबारी की संभावना। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत मंगलौर से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बड़ी खबर आपको मंगलौर से दे रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। मंगलौर उपचुनाव में चुनाव लड़ने की वो दावेदारी भी कर चुके हैं। आपको बता दें, मंत्री करतार सिंह मंगलौर उपचुनाव से चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो मंगलौर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उन्हें सदस्यता दिलाई है, बीजेपी ज्वाइन कराई है। मंगलौर उपचुनाव में चुनाव लड़ने की वे दावेदारी भी कर चुके हैं। आपको बता दें, मंत्री करतार सिंह मंगलौर उपचुनाव से चुनाव भी लड़ सकते हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल सैनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना बीजेपी के दामन थाम लिया है, उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए प्रभात, जिस तरीके से भी लोकसभा चुनाव की जो है तैयारियां चल रही है, लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं आपको बताना चाहूंगा, लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो कुनबा है वो बढ़ता नजर आ रहा है। नेता जो है भारतीय जनता पार्टी का रुख कर रहे हैं। और वहीं अब जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में रहे करतार सिंह भड़ाना, उन्होंने आज हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और आपको बता दूं, कांग्रेस को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। और साथ ही बताना चाहूंगा, मंगलौर उपचुनाव में जब से मंगलौर विधायक सरबत करीम अंसारी का निधन हुआ है, तो उपचुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावेदारी भी ठोक रहे हैं। और कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो है करतार सिंह भड़ाना चुनाव भी लड़ सकते हैं। और जिसको लेकर तमाम तैयारियां जो है क्षेत्र में जो है की जा रही हैं। यानी कि साफ तौर पर बताया जा सकता है कि करतार सिंह भड़ाना और उनकी टीम जो है मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में सक्रिय नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, मंगलौर उपचुनाव में वो चुनाव लड़ने की दावेदारी भी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बीजेपी उन्हें टिकट दे सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी ये कुछ साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अगर बताएं तो अभी ये जानकारी जो मिल रही है, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि लगभग जो है करतार सिंह भड़ाना जिस तरीके से बीजेपी में शामिल हैं, तो उनका टिकट मिलना जो है वो अभी कुछ जो है टिकट मिलना संभव कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी अभी जो है कयास लगा रहे हैं कि करतार सिंह भड़ाना को अगर यदि भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है तो क्या वो मंगलौर सीट को जो है जीत पाएंगे। शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो अधिक जानकारी आपको बता रहे हैं, मंत्री करतार सिंह मंगलौर उपचुनाव में चुनाव भी लड़ सकते हैं, वो बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है और मंगलौर उपचुनाव में चुनाव लड़ने की वो लगातार दावेदारी भी करते आ रहे हैं। प्रभारी दुष्यंत गौतम ने उन्हें ज्वाइनिंग कराई है। तो पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चलिए खबरों का रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर रेलवे स्टेशन से टनकपुर देहरादून ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खुद टिकट लेकर टनकपुर से खटीमा तक ट्रेन में यात्रा भी की। इस दौरान सीएम धामी ने ट्रेन में कई यात्रियों से बातचीत भी की।
बता दें कि सीएम धामी टनकपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन टनकपुर से बहुप्रतीक्षित टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद टनकपुर से खटीमा तक यात्रा कर यात्रियों से बातचीत की। सीएम धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि ट्रेन के संचालन से मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के लोगों को देहरादून समेत अन्य स्थानों पर आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की जनता को एक और ट्रेन की सौगात मिल चुकी है। चंपावत के टनकपुर से देहरादून के लिए नई ट्रेन की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेलवे स्टेशन टनकपुर से टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने टनकपुर से देहरादून के लिए पहली एक्सप्रेस ट्रेन संचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए इसे एक स्वप्न का पूरा होना भी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर एक्सप्रेस के संचालन में टनकपुर से देहरादून तक अनेक महत्वपूर्ण शहरों को सीधे जोड़ा गया है, जिससे लोगों को सुविधा होगी। देहरादून जो कि बहुत लंबे समय से हम सबको जिसकी प्रतीक्षा थी और मेरा भी एक स्वप्न रहा है। जैसा अभी रेखा जी बता रही थी कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली से टनकपुर की सीधी रेल सेवा हो, हमारे प्रदेश की राजधानी देहरादून से टनकपुर, मां पूर्णागिरि के धाम, चंपावत, पिथौरागढ़, लोहाघाट, धारचूला तक के और हमारे पड़ोसी देश नेपाल तक के लोगों को यहाँ से सीधी सेवा मिलती है। तो इस नाते मैंने हमेशा से ये प्रयत्न किया था कि देहरादून से सेवा चले और हमारे पहले वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए भी और अयोध्या के लिए भी भविष्य में वहां की भी सेवा यहाँ से प्रारंभ हो। तो अभी दो तो प्रारंभ हो गई, लखनऊ अभी बाकी है, अयोध्या अभी बाकी है। आने वाले समय में वहां की सेवा भी चलेगी। आज मां पूर्णागिरि के आशीर्वाद से ये रेल सेवा प्रारंभ हो रही है। मां पूर्णागिरि के आशीर्वाद से आज टनकपुर से देहरादून के मध्य ट्रेन संचालन का जो स्वप्न था वो आज पूरा हुआ है। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इस अवसर पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय रेल मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ की जो बहुप्रतीक्षित यहाँ के लोगों की आवश्यकता रही है उस आवश्यकता को पूरा किया है और आज हमारे लिए यहाँ से रेल प्रारंभ कर दी है। क्योंकि आजादी से पहले बने टनकपुर रेलवे स्टेशन से देहरादून के लिए संचालित होने वाली यह पहली रेल है। इस नई रेल के संचालन से हमारे यहाँ के यात्रियों को काफी सुविधा होगी, क्योंकि अभी तक टनकपुर से दिल्ली, इलाहाबाद, अन्य स्थानों के लिए ट्रेनें संचालित होती थी, लेकिन देहरादून के लिए नहीं थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो हमारे राज्य से जो विशेष लगाव है हम सभी जानते हैं। ऐसे अनेक अवसरों पर उन्होंने हमेशा हम सबको इस बात का एहसास कराया है कि वो हमारे अत्यंत ही नजदीक हैं। यह राज्य उनके अत्यंत ही दिल के करीब है और उसी के कारण से तराई क्षेत्र से भी आज देहरादून के लिए रेल सेवा प्रारंभ हो रही है। भाइयों बहनों, इस एक्सप्रेस के संचालन से टनकपुर से देहरादून तक अनेक शहर बीच में जुड़ेंगे। बनबसा, खटीमा, पीलीभीत, भोजीपुरा, बरेली सिटी, बरेली जंक्शन, चंदौसी, मुरादाबाद, नजीबाबाद, बक्सर, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जुड़े हुए लोगों को भी आसानी से अब यात्रा का विकल्प मिलेगा, उनका समय भी बचेगा। इसके साथ ही यह ट्रेन सेवा हमारे यहाँ पर उत्तर भारत के प्रसिद्ध धाम मां पूर्णागिरि आने वाले, दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी एक बेहतर विकल्प के रूप में उनको भी सेवा मिलेगी। देश में एक बार फिर से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ने लगी है।
हरिद्वार में श्री अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने शिव मूर्ति चौक पर भगवान शिव की पूजा की और केंद्र सरकार से गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग की। इस दौरान श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा कि गाय को हिंदू धर्म में देवी मां का स्वरूप माना गया है। गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास भी है, इसलिए वो चाहते हैं कि केंद्र सरकार गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारियों से अपील की कि आगामी 10 मार्च को सभी व्यापारी वर्ग गौमाता का पूजन करें और राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करें। उत्तराखंड से मां गंगा जी के प्रांगण से और मां शिव रात्रि के शुभ अवसर पर जो शंकर भगवान जी का अभिषेक करा है, ये प्रार्थना करी है भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, दर्ज कराएं, क्योंकि सब भारतवासियों की अपील है। जो चारों पीठ के शंकर आचार्यों जी की एक मांग करी है सभी भारतवासियों से, 10 मार्च 10 बजे 10 मिनट के लिए सभी छोटे बड़े व्यापारी अपनी दुकान बंद करके गौ माता राष्ट्र माता का एक संदेश दे, भारत सरकार को ये जताए कि हमें राष्ट्र माता चाहिए। जो पहली सरकारों ने गलती करी है वो ये सरकार गलती ना करे। गौ माता में हमारे 33 कोटि देवता हैं और इस माता को राष्ट्र माता घोषित करे, ये हमारी मांग। सीधे देहरादून चलेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारी मुख्य सचिव, मातृशक्ति की प्रतीक पहली मुख्य सचिव, पहली महिला प्रमुख सचिव श्री सुधांशु जी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का एक तरह से संयोजन भी किया, यहाँ से समन्वय बनाया। हमारे सचिव नियोजन और जिनके जो विभाग हैं उस विभाग की बड़ी भूमिका है इस 8000 में, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी एवं हमारे सभी सचिवगण, श्री शैलेश जी, हमारे सचिन जी और राजेश जी समेत सभी। अब मैं सबका नाम लूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सभी आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और जिलों में आज इस समारोह का जो अंग बन रहे हैं, आज समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं, ऐसे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत के अध्यक्षगण, नगर पालिका के अध्यक्ष, हमारे सभी वार्डों के मेंबर एवं हमारे अन्य जगह से भी जो हमारे विधायकगण भी इसमें कहीं जुड़े होंगे, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, हमारे मीडिया के सभी बंधु, जिलों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सबका आज यहाँ मुख्य सेवक सदन जो लोग पहली बार आए हैं उनका भी, और जो इससे पहले के कार्यक्रमों में आए हैं उन सभी का अपनी ओर से यहाँ पधारने पर और यहाँ से जुड़ने पर आप सभी का स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं सच कहूँ तो मुझे और भी अधिक खुशी होती कि आज अगर ये कार्यक्रम जैसा अभी धन सिंह जी कह रहे थे कि हम लोग वर्चुअल न होकर सशरीर वहाँ पर होते तो और इसका बहुत बड़ी धनराशि है, और उनका अगर सशरीर साक्षात जाकर अगर लोकार्पण शिलान्यास होता, लेकिन चूंकि समय की भी कमी थी और अभी चुनाव भी आने वाला है लोकसभा का, इसलिए ये था कि अगले 2-2.5 महीनों तक ये काम रुक जाते, इसलिए आज यहीं से शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। विकास कार्यों की संख्या भी बहुत अधिक है, इसलिए एक एक जगह पर जाकर ये कार्यक्रम करना भी संभव नहीं था, बहुत टाइम लग जाता। हाँ, ये जरूर है कि जो धन सिंह जी ने कहा है कि इनके बोर्ड जरूर लग जाएं। मैडम ये सुनिश्चित करवा दीजिए सुधांशु जी कि सबके बोर्ड और ये लग जाएं, और अच्छा होगा कि सभी विभाग इसके लिए भी अपनी जिम्मेदारी लें। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि हमारा लक्ष्य है देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना, और इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमने
संकल्प लिया है, मंत्र लिया है, उस मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए हमारे सरकार के सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, हमारे सांसदगण, वहीं हमारे सभी अधिकारीगण भी लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक नई कार्य संस्कृति हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं और इसका एक सकारात्मक जो परिणाम है वह भी देखने को मिल रहा है कि प्रदेश में अब लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठ रहा है। आज का ये कार्यक्रम भी हमारी जो विकास की नीति है, जो हमारे काम करने की ललक है, परिश्रम करना है, ये इसका एक उदाहरण है जिसमें हम 100-200 करोड़ नहीं बल्कि 8,200 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी विकास काम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सबसे पहले बाबा केदार की भूमि से कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक, तो उस दिशा में हमारे ये बढ़ते हुए कदम हैं। उनके जो शब्द हैं, उनके मुंह से निकले हुए उस शिव रूपी शब्द, वो वास्तव में आज हमको प्रेरणा भी दे रहे हैं। और भगवान की कृपा से, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से लगातार वो धरातल पर उतर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास करने के लिए जो विकल्प रहित संकल्प है, जिसके बारे में आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने अभी यहां से कहा, इस मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। और मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं एक बात जरूर आज इतने बड़े अवसर पर, कि हम केवल नारों पर विश्वास नहीं करते हैं और मैं बहुत ज्यादा बोलने पर भी विश्वास नहीं करता हूं। मेरा ये मानना है कि बोलने से ज्यादा काम करना महत्वपूर्ण है। और अगर हम काम करेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। देहरादून में वो करोड़ों की योजनाओं की सौगात कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। खबरों की ओर बढ़ते हैं। सूबे की खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन और हिम क्रीड़ा स्थली औली की बर्फीली ढलानों पर बर्फानी खेलों की नेशनल स्की एंड स्की माउंटेनियरिंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। औली के बर्फीले नंदा देवी स्की स्लोप पर होने वाले इस ओपन नेशनल 2 दिवसीय व्हाइट स्नो स्कीपिंग प्रतियोगिता में स्की और स्की माउंटेनियरिंग के विभिन्न इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें अल्पाइन स्कीइंग और स्की माउंटेनियरिंग स्पर्धा में स्कीइंग एथलीट अपना जोहर दिखा रहे हैं। तमिलनाडु में हुई राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने परचम लहराते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता जीतकर लौटे खिलाड़ियों का हरिद्वार के वेद मंदिर आश्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और उत्तराखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने स्वागत किया। स्वामी यतीश्वरानंद ने पूरी टीम के खिलाड़ियों को माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने खिलाड़ियों के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि अगली प्रतियोगिता में टीम पहला स्थान प्राप्त करेगी। पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने सभी विजयी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मैं उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में जो हमारी उत्तराखंड की जो टीम थी वो तमिलनाडु के अंदर खेलने के लिए गई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन का जो वहाँ पर कार्यक्रम था, उसमें लगातार हमारी उत्तराखंड की टीम ने 5 मैच उसमें लगातार जीते हैं। मैं उन अपने सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे तो 3रे नंबर पर आए हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है उन बच्चे के हौसले को देखकर आगे जब भी हमारी टीम किसी भी प्रदेश या देश में जाएगी, निश्चित रूप से वो नंबर 1 स्थान को हासिल करेगी। हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से हैं 4-5 खिलाड़ी, उधम सिंह नगर से हैं, उत्तरकाशी टिहरी गढ़वाल से इसमें शामिल है। बिल्कुल हमारी ये डिमांड हमेशा से रही है कि टेनिस बॉल क्रिकेट एक
ऐसा खेल है क्योंकि ये गली स्तर से लेकर हर गांव, क्षेत्र, शहर, हर जगह खेला जाता है। और हमारे सामने दिक्कत क्या आती है कि खेल कोई भी लेते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट से कोई भी फंड वगैरह नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से हम लोगों को दिक्कत आ रही है। अगर हमें गवर्नमेंट से फंड मिले, गवर्नमेंट इसको गेम को अपने गेम में शामिल करे, हमको जूता, कपड़ा और हमारे आने जाने का खर्चा उठाए, तो हम निश्चित रूप से अगले साल आने वाले गेम्स में प्रथम स्थान हासिल करेंगे। उत्तराखंड में छोटे मैदान हैं, बड़े मैदान नहीं है। ये जो टेनिस बॉल क्रिकेट है ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही लाभदायक है और हमारी टीम लगातार जीत रही है। इस बार भी लगातार 5 मैच जीतने के बाद तीसरे स्थान पर रही। प्रकार से भव्य स्वागत अपने युवाओं का, युवा टीम का, अपने खिलाड़ियों का स्वामी जी ने वेद मंदिर में किया है। इसके लिए मैं स्वामी जी का ऋणी भी हूँ और जो डिमांड हमारी एसोसिएशन ने की है उसके लिए भी स्वामी जी ने आश्वासन दिया है। हम जल्द ही मुख्यमंत्री जी से स्वामी जी के नेतृत्व में मिलेंगे और ये खेल टेनिस, क्रिकेट बॉल एक दिन वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड और सभी पर्वतीय जिलों का अग्रणी खेल। हरिद्वार में जंगल से निकलकर जंगली जानवरों का रिहायशी इलाकों में आना लगातार जारी है। जगजीतपुर के बाद हरिद्वार के आर्य नगर चौक के पास सुबह जंगली हाथी को टहलते हुए देखा गया, जिसका वीडियो किसी स्थानीय निवासी द्वारा बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से आर्य नगर चौक के पास हाथी टहलता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग उसकी वीडियो भी बना रहे हैं। वहीं एक दिन पहले कांवड़ यात्रा के दौरान भी हरिद्वार श्यामपुर के बीच तिरछे पुल पर जंगल की ओर से अचानक हाथी आ धमका, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहीं प्रभागी वन अधिकारी नीरज कुमार का कहना है कि हाथियों को आबादी में घुसने से रोकने के लिए गश्ती दल को अलर्ट किया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।